मतलब कभी रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए इस बात को मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण मैंने पढ़ा, अभिभाषण में आप भाषण शुरू कर रहे हैं? जी, शुरू कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभिभाषण में अब फिल्म अब आएगी, पहले ट्रेलर था। हमें कोई आपत्ति नहीं है, केंद्रीय योजनाओं का नाम होना चाहिए। अभिभाषण में कल मैंने जो कहा, आपने हमारे विजय वर्गीय जी ने उल्लेख किया, अभिभाषण में 48 बिंदु हैं और 48 बार मोदी पीएम प्रधानमंत्री का उल्लेख आया है। नहीं, कोई बुराई नहीं है, हम तो पूरी तरह से सीएम को गायब कर दो तब भी कोई बुराई नहीं मानेंगे। मात्र 14 बार सीएम का उल्लेख आया है। ऐसा लग रहा था, इसलिए कहा था मैंने विजय वर्गीय जी कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी द्वारा भेजा हुआ किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पढ़ा जा रहा है अभिभाषण। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय। रामनिवास जी, आप जानते हैं कि भारत सरकार प्रत्येक योजना में 60% राशि का योगदान, या कहीं कहीं किसी योजना में 90%, उल्लेख क्यों नहीं होना चाहिए पता है? तो मैंने अपनी बात कह दी। अगर यही आप करते रहते, उल्लेख तो अब इसलिए भी करना पड़ेगा कि उल्लेख के बिना काम नहीं चलेगा। अब जो भी चलेगा वहीं से चलेगा। जो तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें करेगा वो ही वहां तक पहुंच पाएगा। नहीं, देख लो बाकी कितनी आगे की लाइन में कितने यहां तक आ गए। मेरी सरकार या मेरा प्रदेश कहा तो आप भी नहीं बचोगे। आप तो एक परिवार की आरती उतार रहे हो, आप परिवार की आरती उतार रहे हो। आप अन्य अध्यक्ष आपकी स्थिति तो पहले बताइए। रामनिवास जी, कृपया विषय पर रहे। मेरी स्थिति नहीं, मूल तक तो रह जाएगा। आप जो कहना मैं जहां हूं मैं ठीक हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विजय वर्गीय जी ने उत्थान की बात की, गरीबों की बात की। मैंने अभिभाषण पढ़ा और इस अभिभाषण में दिया हुआ है कि मोदी जी का संकल्प है गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं ही हमारी सब वीवीआईपी हैं, उन्हीं की सेवा करना हमारा फर्ज है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। 2003 में जब सरकार थी, 2003-04 में, तब कर्ज था 30,000 करोड़। आज कर्ज बढ़ के हो गया है 3,85,000 करोड़। उस समय प्रति व्यक्ति कर्ज था 20,000, आज प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपके अभिभाषण में दिया हुआ है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम 5,31,00,000 लोगों को निःशुल्क राशन देते हैं। हम इसमें बुराई नहीं मानते, लेकिन 8.5 करोड़ इस प्रदेश की जनता है। 8.5 करोड़, अगर 5,37,00,000 को आप गरीबों को राशन देते हो तो किधर गरीबी मिटी, किधर गरीबों का विकास हुआ? ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस समय गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत हुआ करता था 3-4 में 35। अगर इस प्रतिशत को निकालोगे तो 70% आज गरीब हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? अगर विकास हो रहा है प्रदेश का, आपने जो बताई 1,48,000 प्रति व्यक्ति आए, किसकी है? जब 5,37,00,000 लोग अन्य योजना के तहत राशन ले रहे हैं तो ये किसकी है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए काम करें। निश्चित रूप से आय बढ़ी है, बजट भी बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों के आय बढ़ी है, कुछ लोगों की आय बढ़ी है। गरीबी और अमीरी का निरंतर गैप बढ़ता जा रहा है। गरीब अति गरीब होता जा रहा है, अमीर अति अमीर होता जा रहा है। पैसा कुछ ही लोगों के पास पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि विजय वर्गीय जी और सभी इस बात का चिंतन करेंगे कि 5,37,00,000 अगर गरीब अन्न योजना के तहत राशन लेते हैं तो ये चिंतनीय बात है कि हम प्रदेश को किस दिशा में कहां ले जाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही दो तीन आदेश निकाले। मांस खुले में नहीं बिकना चाहिए, इसका पालन कराया। ये आदेश तो पहले से ही है, आदेश सरकार के पहले से ही हैं। और लाउड स्पीकर का हमें आपत्ति नहीं है, हम इससे असहमत नहीं है, लेकिन हम चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री अगर आदेश करते कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाएगी, अगर ये आदेश करते तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करते, पूरी सरकार का स्वागत करते। कैलाश जी आपको भी धन्यवाद देते, लेकिन आपको युवाओं की चिंता नहीं है, आपको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि एमपी रोजगार पोर्टल पर 37,80,679 शिक्षित बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों के पंजीयन जीवित हैं। यह जानकारी विधानसभा की है, विधानसभा प्रश्न में दी गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया, आपकी 20 साल से सरकार है, कि आप रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये विधानसभा प्रश्न क्रमांक 429 के उत्तर में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भर्ती की भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की, बेरोजगारों से करोड़ों रुपए वसूल किया, और पटवारी परीक्षा का क्या आलम हुआ, ये आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, किस तरह से भर्ती की जा रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विजयवर्गीय जी ने जो केंद्र शासन से केंद्र की सहायता राज्य को मिलती है, मैं उसके बारे में भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कितनी सहायता वर्ष 23-24 में अभी तक नहीं मिली। लगभग 800 करोड़ की राशि आपकी जीएसटी की आ गई हो तो इस संबंध में बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं आई है। आपने संकल्प पत्र की बात की है, मोदी जी की गारंटी की बात की है, आपने किसानों का उल्लेख किया है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपके संकल्प पत्र में गारंटी थी किसानों से 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी गेहूं का समय आएगा, लेकिन अभी धान खरीदी का समय चल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था करने का संकल्प था या नहीं था? मैं एक बात पूछना चाहूंगा, है तो 2100 रुपए क्यों खरीद रहे, 3100 रुपए क्यों नहीं खरीद रहे? क्या 3100 रुपए के हिसाब से धान बेचने वाले किसानों को राशि देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी है ये कैलाश जी, कि जो गारंटी मोदी देते हैं वो करते हैं। तो 3100 रुपए धान क्यों नहीं खरीद रहे? क्या 3100 रुपए धान की राशि देंगे? महोदय, अभी बजट सत्र आएगा, उसमें बजट में प्रावधान होगा, कोई घर से थोड़ी दिया जाता है ये। अभी अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। मैं सदन को इस बात से, मोदी जी की गारंटी भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गारंटी की, जो संकल्प 2023 हमने पारित किया उसका अक्षरशः पालन करेंगे। नहीं तो हम वही तो कह रहे हैं, क्या 3100 रुपए धान खरीदी की राशि देंगे प्रति क्विंटल? देंगे? आपकी स्थिति क्या है? रामनिवास जी, अभी आपकी चालू चर्चा है, का जवाब खरीदी चालू है। मुख्यमंत्री जी देंगे। तो आप वो जवाब दे रहे हैं। आपकी 15 महीने की सरकार में कौन सी गारंटी दी थी, कौन सा वादा पूरा कर दिया था आपने? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। 2.5 लाख आवासहीनों की आवाज देने से इनकार कर दिया था कमलनाथ जी ने, भूल जा रहे हो? आप कंटिन्यू करें। गरीबों की बात कर रहे हो और गरीबों के मकान नहीं दे रहे थे। प्लीज बारू जी, बैठ जाओ भैया, प्लीज बारू जी कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे योजनाएं बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, गरीबों की सारी हितकारी योजनाएं बंद। 15 लाख रुपए दिए क्या आप लोगों ने गारंटी लिया था? तो सभापति महोदय, आईफा के
नहीं नहीं माइक ठीक चलेगा, आप चिंता नहीं करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा, क्या किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी देंगे और क्या गेहूं 2700 रुपए खरीदा जाएगा, इसकी व्यवस्था दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लाडली बहनाओं को, जो मोदी जी की गारंटी है, मासिक आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा आवास का लाभ। आवास का लाभ तो दूर गया, करोड़ों लाडली बहनाएं जिनकी वजह से आप सरकार में हो और जिनको कहा था 1000 रुपए देना शुरू किया, फिर 1250 देना पहुंचा, 1250 रुपए पहुंचाए, उन लाडली बहनाओं का राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये उन लाडली बहनाओं के साथ धोखा, उसका उल्लेख क्यों नहीं है? पैसा तो उनके खाते में डला ना। इस महीने का डला है क्या? उसके बाद नहीं डला। रखें, ये प्रश्नकाल नहीं है। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, तो रामनिवास जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप चर्चा को कंटिन्यू रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार से बीच में अगर किसी वरिष्ठ सदस्य के बोलने पर खलल होगा, फिर हमारे सदस्य भी सब खड़े होने की व्यवस्था आपको देना कि मैंने इसीलिए कहा रामनिवास जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो बोलने के बाद उधर से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे आप एक बार बता दें इस बात को। उसके कारण ये व्यवधान। धन्यवाद। रामनिवास जी आप कंटिन्यू रखो, पूरी करो बात। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तब मैं इनका उत्तर चाहता हूं। वैसे मेरी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलें, कतई अपनी सरकार नहीं कहें, मोदी जी की सरकार है। आप 5 साल रहे, हमारी शुभकामनाएं हमारे वर्ग के हो। और जिसने जनगण मन नहीं किया, जिसने तुम्हें माता च पिता नहीं किया, वो सब ये बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस संबंध में इतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। जब इस अभिभाषण में यहाँ गैस पीड़ित महिलाओं को पेंशन लागू करने का उल्लेख कर दिया है, तो क्या लाडली बहनाएं प्रदेश की, जिनकी वजह से सरकार आई, असल में गलती शिवराज सिंह जी से हो गई। मोदी जी की लाडली बहना कहते तो शायद वो नहीं हटते, लेकिन उन्होंने मेरी लाडली बहना, मेरे भांजे भांजी, मेरी सरकार। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से ये सरकार आई, उनके साथ वादा खिलाफी न हो। अपने उत्तर में कहें क्या इस योजना को लागू कर चालू रखेंगे और क्या लाडली बहनाओं को 3000 रुपए तक राशि मुहैया कराएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय केवल ये पूछना चाहता हूं। और लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ साथ आवास का लाभ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने अभिभाषण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र आदरणीय इन्होंने भी किया। देश के युवाओं की स्थिति, देश के युवाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि देश के युवा भी हमारे लिए वीआईपी है। तो मैं पहले ही कह चुका, अगर देश के युवा वीआईपी होते तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वायदा मोदी जी ने किया था प्रतिवर्ष, और 2 लाख रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने वायदा किया था। 2 लाख का इसमें भी उल्लेख है।
लेकिन रोजगार आप कैसे देंगे? क्या आप रिक्त प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों की भर्ती सुनिश्चित कराएंगे और उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएंगे? इसका जवाब भी मैं चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के संकल्प की बात कही। विकसित भारत का चित्र तो केवल जो अन्य योजनाएं उसके उनकी जो संख्या है वो काफी चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय। और आपने कार्य संस्कृति उसकी महाकाल लोक की बात करी। मैं महाकाल लोक के संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा, आपने निर्माण किया, बहुत अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको बधाई देते हैं। लेकिन उस निर्माण का छोटे से तूफान में क्या हुआ इसकी भी चर्चा कर देते आदरणीय विजय वर्गीय जी, तो हमें अच्छा लगता कि उस निर्माण में कमी जिसने भी की उसके खिलाफ हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे। उस निर्माण में कोई न कोई लिप्त तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, उसमें कोई संलिप्त तो नहीं है, उसको भी हम देखने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अपराध रोकने की बात कही है। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन जबरदस्त रूप से हो रहा है, कोई अंकुश नहीं है। अवैध उत्खनन सत्ता और प्रशासन के मिली भगत से अवैध लोग उत्खनन जबरदस्त रूप से कर रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी की चुनाव के बाद एक महिला तहसीलदार पर अवैध उत्खनन रोकने गई, किस तरह से हमला हुआ किसी से छुपा नहीं है। एक पटवारी की हत्या कर दी गई और एक IPS की हत्या भी पूर्व में हुई थी, वो भी अवैध उत्खनन के कारण हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधों में भी निरंतर बढ़ोतरी हुई है। मैं तो ये चाहता हूं कि अपराधों की रोकथाम बने। शासन में प्रशासन में भय समाप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो स्थिति है, प्रतिदिन 131 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस प्रदेश में होती हैं। इनमें से 8 अवयस्क महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। महिलाओं के माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये स्थिति चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के आपराधिक आंकड़ों के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ की है कि मध्य प्रदेश के गजब आंकड़े हैं। राज्य में 1951 दुष्कर्म पीड़िता है और राज्य सरकार हरेक को 6,500 रुपए मदद दे रही है। क्या आप भीख दे रहे हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? उनके सम्मान के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई की जाए। आप कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन भय क्यों नहीं बन पा रहा, इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही, मैं इसके संबंध में भी कहना चाहूंगा। प्रतिदिन प्रदेश में 52 महिलाएं प्रतिदिन गायब हो रही हैं। गुमशुदगी के कई मामले अंकित हैं। औसत प्रतिदिन अवयस्क महिलाएं 23 गायब हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहां बेरोजगारी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। कुल बेरोजगार मैंने संख्या बताई, पटवारी के 9,300 पदों पर 12 लाख आवेदन आए, जिनमें उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार थे। ग्वालियर के 57 चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए 60,000 आवेदन आए। इसमें 80% स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी थे। सभी पद जो रिक्त पड़े हैं प्रदेश के शासकीय विभागों में, उनको भर्ती करने की आदेश तुरंत दिया जाए। आपने उच्च शिक्षा की बात की, शिक्षा का उल्लेख इसमें आया है। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में भी बात कही गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारोगे कैसे? आपने जो सामान्य स्कूल थे उनको CM राइज स्कूल कर दिया, पहले मॉडल स्कूल बनाया, मॉडल स्कूल के बाद CM राइज स्कूल बना दिया, लेकिन टीचिंग स्टाफ जो सामान्य थे, मॉडल में थे, CM राइज में थे, वही की वही है। तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार हो सकता है? क्या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा आपको शिक्षक देने से, फैकल्टी देने से। जब तक आप अच्छी फैकल्टी नहीं दोगे, आप कॉलेज खोल देते हो तो स्कूल में कॉलेज खोल देते हो तो उसमें प्राध्यापक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो, उनमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं।
कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है ये जरा प्रस्तुत करें, कितने स्कूलों की स्थिति क्या है, उच्च शिक्षा और बिल्कुल देंगे प्रधानमंत्री का। मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, मैं तो उनको सलाह भी दे दी। हम चाहते हैं आप 5 वर्ष तक रहें, 5 वर्ष नहीं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे मोदी जी के खास बने रहे। मैंने ये कहा है, आगे क्या रहे ये नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मोदी जी के कृपा पात्र बने रहे, यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मा से निकली आवाज आपकी जी आवाज आत्मा से निकली, रावत साहब के बने आप रहे। अनुमति दे तो एक शेर याद आ गया मुझे। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है और हमें उनके गुणगान करना चाहिए, प्रधानमंत्री का गुणगान करना चाहिए। इनके नेता तो इनको कट भी नहीं पिलाती तो भी उनके गुणगान करते हैं। पर फिर भी मुझे एक शेर याद आ गया। वो बेवफा थे जो नजरें चुरा कर चल दिए, हम बावफा हैं जो नजरें झुकाकर सलाम करते हैं। चलो रामनिवास जी एक शेर नरोत्तम जी की जगह आपने ले ली। नरोत्तम जी बोला करते थे शेर व शायरी, उनकी जगह आपने ले ली।